अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम ब्रेन की बात कर लेते हैं। ब्रेन एक्चुअल में होता क्या है? इंसानी दिमाग बहुत ही एक नाजुक और पेचीदा मशीनरी होती है जो कि 8 बोन्स में महफूज होती है। इसे हम लोग क्रेनियम बोन्स कहते हैं। अगर हम इसके वेट की बात करें तो वेट हमारा इसमें क्या हो सकता है कि दिमाग के वज़न की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स पेश किए गए हैं। क्या दिमाग के वज़न का ताल्लुक ज़हानत के साथ है? इस थ्योरी के तहत आज भी मर्दों को ज़हीन और औरतों को निस्बतन कम ज़हीन समझा जाता है। अगर ये नज़रिया हम मान भी लें तो हाथी और जो व्हील है उसको सबसे ज़्यादा ज़हीन होना चाहिए। इंसानी दिमाग का वज़न मर्दों में 46 औंस और औरतों में 44 औंस होता है, जबकि हाथी के दिमाग का वज़न 10 पाउंड और व्हील के दिमाग का वज़न 14 पाउंड होता है। इसलिए ये नज़रिया कि ज़्यादा वज़न का दिमाग ज़हानत की निशानी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। जिस्म और दिमाग के वज़न का प्रोपोर्शन मद्देनज़र रखकर ये थ्योरी पेश किया गया था कि दिमाग और जिस्म में जितना ज़्यादा तनासुब होगा उतना ही वो जो इंसान है, पर्सन है, कोई भी रूह है वो ज़हीन होगा। ये नज़रिया भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इंसान, बंदर और चिंपांजी जो हैं जिस्म और दिमाग के वज़न का तनासुब तकरीबन बराबर है, मगर सब एक जैसे ज़हीन नहीं है। बाद में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के वज़न के तनासुब का नज़रिया भी पेश किया गया था जो कि काबिल कबूल है। दिमाग का वज़न स्पाइनल कॉर्ड के मुकाबले में जितना ज़्यादा होगा उतना ही इंसान ज़हीन होगा। इंसान में दिमाग का वज़न स्पाइनल कॉर्ड से 50 गुना ज़्यादा होता है। ये जो प्रोपोर्शन है किसी और जानवर में नहीं मिलता, इसलिए वो तमाम मखलूक से अफजल है। लिहाजा हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है फोर ब्रेन है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, लेफ़्ट हेमिस्फेयर है और राइट हेमिस्फेयर है। बेसिकली फोर ब्रेन होता क्या है? फोर ब्रेन में हमारे पास है कि जो फोर ब्रेन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये दिमाग का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हिस्सा है। ये हिस्सा कुल दिमाग का 90% है। इसकी हम लोग अब तफसील देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सेरिब्रम है। सेरिब्रम में लेफ़्ट हेमिस्फेयर है और राइट हेमिस्फेयर है। जो हिस्सा सेरिब्रम का हमारी फोर ब्रेन से लेकर, यानी कि हमारे माथे से लेकर हमारे गद्दी के करीब तक जो फैला हुआ है, एक जो दरार है वो फोर ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसको हम लोग हेमिस्फेयर कहते हैं। हेमिस्फेयर के अब 2 टाइप्स हैं, जिसमें लेफ़्ट हेमिस्फेयर है और राइट हेमिस्फेयर है। दोनों जो हेमिस्फेयर है ऊपर से ये अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दोनों हेमिस्फेयर जो हैं देखने में ऊपर से अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन नीचे से आपस में मिले हुए होते हैं, और इन दोनों को मिलाने का काम करता है कॉर्पस कोलोसम। कौन करता है? कॉर्पस कोलोसम काम करता है। और ये एक सफ़ेद मादा होता है जिसकी बदौलत दोनों हेमिस्फेयर मालूमात का, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करते हैं और मिलकर एक दिमाग की तरह काम करते हैं। दोनों हेमिस्फेयर ऑपोजिट लोकेशन के जिस्मानी अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। जैसे जो है राइट हेमिस्फेयर वो जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करेगा, और जो जिस्म का और जो राइट लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा। दोनों हेमिस्फेयर के जो वज़ाइफ हैं वो अलग अलग हैं। दोनों ही लर्निंग में और मेमोरी में बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हैं। आम हालात में जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो राइट हेमिस्फेयर पर गालिब आ जाता है, डोमिनेंट आ जाता है। जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो स्पीच में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और राइट हेमिस्फेयर जो है वो मैथमेटिकल स्किल्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से सेंसरी और मोटर जो फंक्शंस होते हैं उनको मरबूत तरीके से ये पेश करता है। इसकी वजह से ही हमारा जो ब्रेन है एक इकाई और वाहिदत की सूरत में काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉर्टेक्स।
नंबर 2 पे है कोर्टेक्स। अब कोर्टेक्स बेसिकली होता क्या है कि दोनों जो हेमिस्फेयर होते हैं उनके ऊपर एक 3 मिलीमीटर तह पाई जाती है। कितनी मिलीमीटर? 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर एक तह पाई जाती है जिसको हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं। इसके अंदर तमाम जिस्म के सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। इंसान के इल्म, इंसान की ज़हानत और उसके एक्सपेरिमेंट्स में जैसे जैसे इजाफ़ा होता चला जाता है तो ये कोर्टेक्स की जो तहें होती हैं ये मज़ीद गहरी होती चली जाती हैं। कोर्टेक्स की तहें कौन सी होती हैं? जैसे ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है या आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखें, आपको इसकी लहरें, इसकी तहें नज़र आ रही हैं, ये जो बारीक-बारीक हैं, ये बेसिकली ये कोर्टेक्स हैं। ये जितनी ज़्यादा आप सीखते जाते हैं चीज़ों को, तजुर्बात को सीखते जाते हैं, ये उतनी ज़्यादा गहरी होती चली जाती हैं। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू माहिरीन और न्यूरोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि अगर इन तहों को खोला जाए तो ये 670 मुरब्बा इंच रकबा पर फैल जाती हैं। 670 मुरब्बा इंच रकबा पर ये फैल जाती हैं। जो जानवर होते हैं उनमें ये तहें बिल्कुल नहीं होती, जबकि बेहतर ज़हानत रखने वाले जो जानवर होते हैं उनमें कोर्टेक्स की मामूली से तहें देखने को मिलती है। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि कोर्टेक्स इंसानों में इंटेलिजेंट लेवल और सोचने समझने का ज़िम्मेदार होता है। कोर्टेक्स की सतह का निस्बतन हमवार होना कम ज़हानत की निशानी है। हमवार होना यानी कि ये जो आपको लहरें नज़र आ रही हैं कोर्टेक्स की, अगर ये आपको लहरें नज़र नहीं आ रही, इसके अंदर जो लाइंस हैं ये बहुत कम आपको नज़र आ रही है, इट्स मीन कि वो जो पर्सन है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो कम इंटेलिजेंट है। जो कोर्टेक्स की सिल्वटें हैं वो खासी नुमायाँ होती हैं। इनमें से एक सिल्वट जो होती है वो फिशर ऑफ सेल्विस होती है। एक होती है जो कि ये जो फिशर ऑफ सेल्विस होती है ये कोर्टेक्स के अगले हिस्से से शुरू होकर कोर्टेक्स के पिछले हिस्से यानी हमारी जो गद्दी है वहाँ तक फैली होती है। यूँ ये एक जो हेमिस्फेयर होता है उसके कोर्टेक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो दूसरी फिशर ऑफ रूलैंडो है जो कि कान की तरफ से टेम्पोरल लोब से शुरू होकर जो हमारा सेरिब्रम है उसके दरमियान तक आती है और फिर कोर्टेक्स को मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब ये जो पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग लोब्स कहते हैं और लोब्स की डिटेल्स भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास लोब्स हैं, ये 4 लोब्स हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब में हमारे पास क्या होगा कि ये जो लोब होती है ये हमारे माथे की तरफ से दिमाग के अगले हिस्से में होती है और इसमें जो है वो मोटर एरियाज़ पाए जाते हैं, यानी कि जो मोटर कॉर्टेक्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारी बॉडी के निचले हिस्से को और जो मोटर कॉर्टेक्स का निचला हिस्सा होता है वो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। फ्रंटल लोब में मूवमेंट के रकबे जिस्म के तमाम पार्ट्स के तनासुब से नहीं है। कई बड़े जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो छोटे हिस्से से कंट्रोल होते हैं और कई छोटे हिस्से जो होते हैं वो हमारे बड़े हिस्सों से कंट्रोल होते हैं। मसलन के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ और टांगों के लिए जो है हमारी बॉडी के लिए फ्रंटल लोब में बहुत थोड़ा रकबा होता है, लेकिन जो होंठ हैं, हमारे आँखें हैं, नाक है, हमारा माथा है, उसके लिए बहुत इसकी पेचीदा साख्त होती है, इसका स्ट्रक्चर बहुत पेचीदा होता है और इसके लिए रकबा भी ज़्यादा चाहिए होता है। और अगर फ्रंटल लोब में कोई भी ये एरिया ख़राब हो जाए, उसके अंदर नुक्स पैदा हो जाए या तबाह हो जाए या काट दिया जाए तो ये जो हमारे इनसे रिलेटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में क्या होता है कि पैराइटल लोब जो होती है वो फ्रंटल लोब के पीछे पाई जाती है, यानी कि पैराइटल लोब इस फ्रंटल लोब के पीछे पाई जा रही है। इस लोब का ताल्लुक सेंसरी एरिया से होता है, यानी सेंसेशन से है। इसमें क्या होता है कि कोर्टेक्स के ऊपर के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के निचले पार्ट्स को और कोर्टेक्स के निचले न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जिस्म के ऊपर वाले पार्ट्स के साथ मुंसलिक होते हैं। तो सेंसरी जो एरियाज़ हैं इसमें बॉडी पार्ट्स के साइज़ और वेट का ताल्लुक देखने में नहीं आता, लेकिन
पैराइटल लोब का कोई हिस्सा अगर तबाह हो जाए, कोई नुक्स पैदा हो जाए तो फ़र्द बॉडी के जो मुतल्लिका पार्ट्स होते हैं उसमें वो सेंसेस जो हैं उनको वसूल नहीं कर पाता, परसीव नहीं कर पाता। लाइक वो सर्दी को फ़ील नहीं कर पाएगा, गर्मी को फ़ील नहीं कर पाएगा, वो पेन को या टच सेंसेशन से रिलेटेड जो एरियाज़ होते हैं उनको फ़ील नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या होता है कि ये जो लोब होती है ये हमारी कन पट्टियों के ऊपर यानी फ्रंटल लोब के पीछे होती है और इस लोब का ताल्लुक़ हमारे सुनने, सूंघने और टेस्ट के फंक्शन से रिलेटेड होता है। दोनों कानों से बराबर तादाद में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी टेम्पोरल लोब तक जाते हैं। अगर इस लोब में हमारी कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो फ़र्द बहरा होने के साथ साथ वो किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकता और वो किसी भी चीज़ को, खुशबू को, लाइक परफ्यूम वगैरह को फ़ील नहीं कर सकेगा। उसके बाद है हमारे पास है जी टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब में हमारे पास आ जाता है कि ये दिमाग के पिछले हिस्से में गद्दी से ऊपर पाई जाती है। इसके ऊपर जो है पैराइटल लोब होती है, इसके ऊपर ये वाली लोब होगी पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में विजुअल एरियाज़ पाया जाता है। आँख के रेटिना में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रोशनी की जो लहरें परसीव करते हैं उनका तासुर जो है वो ऑक्सीपिटल लोब में पहुंचता है। तो ये थी हमारी 4 लोब्स थी। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रेन का पार्ट है 3rd जिसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ब्रेन स्टेम में क्या होता है कि ये अलग से दिमाग का हिस्सा नहीं है बल्कि ये मिड ब्रेन और जो मिड ब्रेन है और इसके अलावा जो ऑक्सीपिटल लोब के साथ ब्रेन का पार्ट्स होता है उसके साथ मिलकर ये ब्रेन स्टेम जो है ना वो तश्कील दे रहे होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास थैलेमस आ जाता है। थैलेमस क्या करता है? रिलेज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू कॉर्टेक्स एंड ऑर्गेनाइज इट। थैलेमस में क्या होता है कि दिमागी जो ब्रेन स्टेम है उससे ऊपर एक अंडे की शक्ल की न्यूरॉन्स के गुच्छे जो होते हैं उसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। थैलेमस स्पाइनल कॉर्ड से आने वाली इंफॉर्मेशन को आगे मुंतकिल कर देते हैं, इसलिए इसे हम लोग रिले स्टेशन कहते हैं। रिले स्टेशन कहते हैं। देन उसके बाद ये जो पार्ट होता है ये हमारी विजुअल, हमारी ऑडिटरी, हमारी टच और जायके की इंफॉर्मेशन को कॉर्टेक्स तक भेजता है। इसका एक हिस्सा हमारे सोने से रिलेटेड है, जागने से रिलेटेड है, या हमारे वेकनिंग और स्लीप जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इस वजह से इसे हम लोग रेटिकुलर सिस्टम भी कहा जाता है। और यही जो थैलेमस होता है ये हमारे पेन से रिलेटेड भी होता है और इमोशन से रिलेटेड होता है, सैडनेस से, डिप्रेशन से और रेस्टलेसनेस से भी रिलेटेड होता है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हमारे पास क्या होता है? इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोल द इमोशंस एंड मोटिवेशन। ये थैलेमस जो होता है ये हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे वाक़ होता है। हाइपोथैलेमस का जो साइज़ होता है वो 1 मटर के दाने के बराबर होता है, मगर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये इमोशंस और मोटिव्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भूख, प्यास और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अफ़ज़ाइश नस्ल में, नींद में, जिस्म का जो होमोस्टेसिस लेवल है, टेम्परेचर है और एग्रेसिव लेवल है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस ही होमोस्टेसिस का ज़िम्मेदार है। स्ट्रेस की सूरत में जब भी होमोस्टेसिस का लेवल बिगड़ता है तो ये पर्सन को अपने फंक्शंस एक नॉर्मल लेवल पर लाने में बहुत उसकी हेल्प आउट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में गर्मी में पसीना आना, सर्दी में काँपना, दोनों तरीके जो है वो हमारे बॉडी का जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करते हैं। क्योंकि हाइपोथैलेमस ये काम सरअंजाम देता है, इसलिए कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस इन तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करता है जो कि पर्सन को
अदम तवाज़ुन से बचाते हैं। वो इनकी वजह से वो बैलेंस नहीं हो कोई पर्सन अपने जो अज़ू है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो ये उसको इस चीज़ से बचाते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो इमोशंस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमोशंस और हंगामी सूरत हाल में या जो स्ट्रेस है उसके तमाम जो पेचीदा फ़ाल होते हैं उनको ये मोबिलाइज़ कर रहा होता है, और यूँ फ़र्द जो है वो फ़ाइट और फ्लाइट की सिचुएशन के लिए रेडी हो जाता है। और ये हाइपोथैलेमस ही होता है जब इंसान को स्ट्रेस की सूरत या कंडीशन उसके सामने आती है, सिचुएशन होती है, तो वो सोचता है कि मैंने इसे फ्लाइट करना है या फ़ाइट करना है। तो ये हाइपोथैलेमस इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 6 पे है ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब में हमारे पास क्या होता है, ये इसका ताल्लुक सूंघने से रिलेटेड होता है। इंसानों में इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन जानवरों में इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से जानवरों में जो सूंघने की सेंस होती है वो इंसानों की निस्बत तेज़ होती है। लाइक डॉग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग में इंसानों की निस्बत जो सूंघने की सेंस होती है वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए उनको मिलिट्री में या पुलिस वगैरह जो है वो शिकार वगैरह ढूँढने के लिए या प्रूफ्स वगैरह ढूँढने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद नंबर 7 पे आ जाता है रेटिकुलर सिस्टम आ जाता है। इट रेगुलेट्स कॉन्शियसनेस। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये गुच्छों का एक ऐसा जाल होता है जो कि हमारी ब्रेन स्टेम से निकल कर थैलेमस तक जाता है। थैलेमस तक जब पहुंचता है तो रेटिकुलर सिस्टम हमारा जो होता है वो अवेकनिंग का सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। एनिमल्स पर तजर्बात किए गए थे इस हवाले से। बेसिकली देखा क्या कि जो डॉग हैं और कैट्स हैं इस सिस्टम को अगर हम लोग बिजली का करंट लगा दिया जाए तो वो सो जाते हैं। अगर सोए हुए जानवर के इस हिस्से को हम लोग करंट से एक्टिवेट करें तो वो जाग जाते हैं, और अगर ये हिस्सा तबाह कर दिया जाए तो जानवर जो है वो मुस्तकिल हमेशा के लिए कोमा में चले जाते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड इमोशंस। इसमें क्या होता है कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस के किनारे से रिलेटेड होता है। लिम्बिक सिस्टम का जो अहम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हाइपोकैम्पस होता है, और हाइपोकैम्पस जो होता है वो मेमोरी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर वाज़े बताया गया है कि ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड इमोशंस। इसका एक पार्ट जो हाइपोकैम्पस है वो मेमोरी से रिलेटेड होगा। अगर ऑपरेशन से इस हिस्से को काट दिया जाए तो जो न्यू आपके इंसिडेंट्स हैं, जो न्यू मेमोरीज़ हैं, उनका जो टेंशन होता है मैं वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होता है। अगर ऑपरेशन से कुछ पहले या बाद के तमाम वाक़यात फ़र्द के ज़हन से हम लोग ज़हन से तो जुड़ जाते हैं। मसलन फ़र्द दिन के पहले हिस्से में जिस पर्सन के साथ कई घंटे गुजार चुका हो तो वो शाम को उसे वो पहचान नहीं पाता। ऐसा पर्सन बार बार वही अखबार पढ़ता जाता है, कई बार हल किया हुआ वही क्वेश्चन बार बार सॉल्व करेगा जिसको वो पहले भी कर चुका होगा, जबकि एक लंबे अरसे तक पहले हासिल की गई जो मेमोरीज होती हैं वो महफूज रहती हैं। लिम्बिक सिस्टम का ताल्लुक जो है वो इमोशंस के साथ भी है। ये इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अगर कुछ हिस्से को काट दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए तो पर्सन बिल्कुल भी जो है वो गुस्सा नहीं होता। चाहे तो इस पर कोई भी हमला किया जाए या ना किया जाए बराबर है। लेकिन लिम्बिक सिस्टम के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग नुकसान नकारा बनाने से, ज़ाया होने से पर्सन को जो है वो ऐसे जब उसको ज़ाया कर दिया जाए तो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमारे पास क्या होता है, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल एंड हेयरिंग सेंसेस। मिड ब्रेन में जो हमारा मिड ब्रेन है और फोर ब्रेन है, इनके दरमियान ये ताल्लुक़ पैदा करता है। ये दिमाग के दोनों हिस्सों में ताल्लुक़ कायम करेगा। इस हिस्से के जो न्यूरॉन्स हैं वो ऊपर से फोर ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं और नीचे से हाइंड ब्रेन के साथ मिले हुए होते हैं। अगर हम लोग प्राइमरी तौर पर बात करें तो बुनियादी तौर पर ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ उसको मुंतकिल करने का काम करता है। मिड ब्रेन के कुछ हिस्से हमारे विजुअल और इसके अलावा हेयरिंग सेंसेस से भी रिलेटेड है, उनमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें हमारे पास सेरिब्लम है, देन उसके बाद पोन्स है, नंबर 3 पे मेडुला। सेरिब्लम में हमारे पास इसे हम लोग छोटा दिमाग भी कहते हैं। ये दिमाग का वो पार्ट होता है जो हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसका वज़न जो है वो कुल दिमाग के 10% के इक्वल होता है। जो फोर ब्रेन था उसका 90% के इक्वल था, इसका जो है वो 10% के इक्वल है। सेरिब्लम में ये दिमाग के मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान कनेक्शन पैदा करते हैं, जिसके पार्ट्स की हर मूवमेंट्स में ये तवाज़ुन पैदा करेगा, उसके दरमियान कम्युनिकेशन पैदा करेगा और पार्ट्स की सख्ती को बरकरार रखता है। अगर हम लोगों ने ये वॉलंटरी मूवमेंट्स करनी हो तो उनके दरमियान भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारी क्रेनियम बोन्स होती हैं, उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके 12 जोड़े जो है वो सेरिब्लम के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड से मिले हुए होते हैं, जो कि इंफॉर्मेटिक सिस्टम है, जिसका हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ऐसा पार्ट्स कह सकते हैं जो कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो वसूल भी कर रहा होता है, परसीव भी कर रहा होता है, सेंड भी कर रहा होता है। सेरिब्लम में ख़राबी से सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स बेरब्त हो जाते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाते, इनके दरमियान हार्मनी नहीं रहती। फ़र्द जो है वो सीधा चलने के बजाय वो लड़खड़ाने लगता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गाना गाने की जो है सलाहियत, एक्सरसाइज करने की जो सलाहियत है और स्विमिंग करने की, मुख्तलिफ जो गेम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो इंसान को एक नज़्म व नुस्ख़ की ज़रूरत होती है, एक ख़ास तरतीब की ज़रूरत होती है, वो ज़ाइल हो जाती है। सेरिब्लम में ख़राबी की सूरत में वो रहती नहीं है। किसी चीज़ों को पकड़ने की जो ग्रिप होती है वो ज़ाइल हो जाती है। इसके अलावा रिफाइन मूवमेंट्स के इंसान काबिल नहीं रहता। इस पे सेरिब्लम को देखते हुए परिंदों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और उससे ये उन्होंने नतीजा निकाला था कि अगर उनके सेरिब्लम में ख़राबी पैदा हो जाए तो वो ज़मीन पर पड़े अपने परों को फड़फड़ाते रहते हैं, मगर उड़ नहीं सकते, क्योंकि उड़ने के लिए परिंदों को जिस ख़ास तरतीब से हरकत देना होती है वो सेरिब्लम में ख़राबी की वजह से वो तरतीब कायम नहीं की जा सकती। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है पोन्स आ जाता है। पोन्स क्या करता है? इट रेगुलेट्स स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस। सेरिब्लम के जो आगे है वो पोन्स पाया जाता है। ये दिमाग के दोनों हेमिस्फेयर को कॉर्पस कोलोसम और कोर्टेक्स न्यूरॉन्स के ज़रिए आपस में मिलाता है। पोन्स दोनों कोरों पर पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम दे रहा होता है। इसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो रिले स्टेशन की होती है और ये स्लीपिंग और वेकफुलनेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है मेडुला। मेडुला क्या करता है कि इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। सबसे पहले तो ये हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रीथिंग को भी कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब मेडुला की साख्त कुछ इस तरह से होती है कि वाइट कलर के न्यूरॉन से बना हुआ जो स्पाइनल कॉर्ड या उसके जो मोहरे जिसको कहा जाता है उसके सुराखों में पाया जाता है, इसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। ये हिस्सा जो होता है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, यानी कि अचानक से इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वो होती हैं कि अचानक से आपके सामने कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार में आए और उसकी गाड़ी की लाइट है जो आपकी आंखों में पड़े और आप अचानक से अपनी आंखें बंद कर लें या अपनी आंखों के आगे हाथ रख लें, तो इसको इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। वॉलंटरी मूवमेंट्स वो होती हैं जिसका आपको पहले से इल्म हो कि ये नहीं की जा सकती और यानी कि हम इस पर कंट्रोल नहीं कर उन पर कंट्रोल किया जा सकता है जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। यानी कि सामने अगर आपको पता हो कि आपको सुई चुभनी है, आपको इंजेक्शन लगना है, आपकी आंखों में रोशनी पड़नी है, तो आप उनको किसी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। इस वजह से इंजेक्शन लगने पर भी आप जो है शोर नहीं करते।
इसको हम लोग वॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। तो ये जो मेडुला होता है ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के मकैन की जो सिस्टम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडुला हमारी सांस की रफ्तार में, सांस के आने जाने में और जो है ब्लड प्रेशर की हार्मनी जो है उनमें, और सर्दी और गर्मी में जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आराम और नींद की हालत में जो हमारे लंग्स होते हैं और दिल की धड़कन होती हैं उनको स्लो कर देता है ताकि इन्हें आराम मिल सके। जो जो लहरें होती हैं, न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन वेव्स होती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं, मेडुला से गुजर कर ही दिमाग तक जाती हैं। इसके अलावा जो एरिया होता है, मेडुला का अगर हम लोग ऊपर वाला हिस्सा जो है ज़ख्मी हो जाए या उसको काट दिया जाए तो दिमाग का बाकी ये जिस्म से ताल्लुक़ जो है वो टूट जाता है। फ़र्द वॉलंटरी मूवमेंट्स के काबिल नहीं रहता। इसको सोचने की सलाहियत भी जो होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। अगर लेकिन मेडुला का नीचे वाला हिस्सा ख़राब हो जाए या उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो जो लंग्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है और फ़ौरी तौर पर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में इसे दिमाग की नाइफ की हैसियत हासिल है। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग नख़ाह भी कहा जाता है, उर्दू में अगर बोला जाए तो इसको नख़ाह भी कहा जाता है। और सफ़ेद रंग के न्यूरॉन से बना हुआ स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के सुराखों में पाया जाता है और इसका जो साइज़ होता है वो इस तरह से होता है कि ये 1/2 इंच या आधा इंच मोटी होती है, 1/2 इंच, और 16 इंच लंबी नाली होती है। और इसकी जो दुरुस्त लंबाई है वो फ़र्द की कमर की लंबाई से हम लोग मुतय्यन कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स का ज़िम्मेदार होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का ज़िम्मेदार होता है। बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन सादा नौइयत के होते हैं जो कि हंगामी सूरत हाल और गैर मामूली इंसिडेंट में खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएटिव नर्व्स पाए जाते हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के तहत ताल्लुक़ कायम करने में हेल्प कर रहे होते हैं। हमारे जिस्म का जो ढांचा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी से मुंसलिक होता है। एक बात यहाँ पर याद रखनी ज़रूरी है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हराम मग़ज़ पाया जाता है, स्पाइनल नर्व्स पाया जाता है। स्पाइनल नर्व्स से स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स फूटते हैं जो कि 31 पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनकी अंदरूनी साख्त पर ग्रे मैटर और बैरूनी जो स्ट्रक्चर होता है उस पर वाइट मैटर पाया जाता है जहाँ से न्यूरॉन्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें अगर किसी किस्म की ख़राबी पैदा हो जाए तो फ़र्द का इरादी हरकत पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और इसका जिस्म जो है नकारा हो जाता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में ये होता है कि सबसे पहले नंबर 1 पे ये सादा ज़हनी अमाल सर अंजाम देते हैं। नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान राब्ता कायम करते हैं। नंबर 3 के बॉडी पार्ट से सेंसरी मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड से गुजर कर ही दिमाग तक पहुंचते हैं। नंबर 4 पे है हंगामी सूरत हाल में जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं उनको सर अंजाम देना भी इसके कंट्रोल में होता है। नंबर 5 पे है दिमाग से जो न्यूरॉन्स होते हैं मोटिव्स होते हैं, ड्राइव्स होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ही मुतल्लिका अज़ा पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।